नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय की नाही. अरे अभ्यास करताय की नाही? तर मी मयूर निंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूँ इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने 9th के प्यारे से बैच यानी कि यथार्थ मराठी बैच में। तो बच्चा लोग, आज हम शुरू करने वाले हमारा एक नया चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने लाइव प्रोसेस पूरे खत्म कर दिए, सही बात है। आई होप आपने सभी के सभी लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में जाके एक बार देख सकते हो आप उसको, ठीक है। और उसी के साथ मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा और बोलता ही रहूंगा कि भाई लेक्चर की डीपीपी सॉल्व करना कभी भी मत भूलना। डीपीपी इज मस्ट, ठीक है। सॉल्व करना है तो करना है। तो बच्चा लोग, आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 10th पढ़ लो, 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपके साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसको बराबर से पकड़ना है। जो होता है ना विक्रम और बेताल में, विक्रम के कंधे पे जैसे बेताल बैठ जाता है, उसी तरह अपने कंधे पे इसको भाई बिठा दो कि अभी कभी साथ नहीं छोड़ना है तो नहीं चढ़ना। इतना दिमाग में इसको फिट कर लो, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए भाई, तो बड़े ही ज्यादा एनर्जी के साथ, आपको तो पता होगा कि मुझे एनर्जी मतलब क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए वो फायर वाली इमोजी। चलिए भाई जल्दी से फायर वाली इमोजी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जी आपकी और मेरी भाई बनी रहे, इतनी ज्यादा बनी रहे कि भाई एग्जाम आ जाए, एग्जाम के बाद भी आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट हटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। चलिए भाई शुरुआत करता हूं जल्दी से। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या कवर करने वाले हैं आज देखेंगे। 3 ही टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टंट भी है, ठीक है। चलिए सर्वात आधी बघणार आहोत आपण हेरिडिटी। हेरिडिटी म्हणजे काय, कशा प्रकारे होते, काय काय कॉन्सेप्ट आहे। त्यानंतर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, तो भाई ये ट्रेट्स क्या है, तो ट्रेट्स वो भी देख लेंगे। और उसके बाद भाई आपने हर बार देखा होगा, हर बार सुना होगा कि ये क्रोमोसोम भैया कौन है, तो इनको भी आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चला तर सर्वात आधी येतो तो म्हणजे हेरिडिटी। सर्वात आधी येतो तो म्हणजे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने जीवन में जी रहे हो, आप अपने जीवन में जी रहे हो, अभी भी जी रहे हो। चलो भाई कैसे, मैं बताता हूं। आपके एक काम करो, आप जो है ना अपने मम्मी पापा को आगे खड़े कर दो, ठीक है। और फिर खुद का चेहरा तो याद ही होता है कि मैं कैसे दिखता हूं, ठीक है। तो फिर आप देखो कंपैरिजन में कि मम्मी से कुछ तो भी कैरेक्टर्स मेरे में आए, और देखा जाए तो पाप के भी कुछ तो भी कैरेक्टर जो है ना मेरे में आए। मम्मी का हेयर कलर और पापा का हेयर का पैटर्न मेरे में आया है। मम्मी के जैसे नाक दिख रहा है तो पापा के जैसे ओठ दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ कैरेक्टर अगर देखता हूं तो मेरे ईयर्स का जो शेप है वो ऑल टोटल अलग है, बराबर है। मेरा जो स्किन टोन है ना मम्मी जैसे है ना पापा जैसे है। भाई कुछ कुछ चीज है जो है सिमिलर है और कुछ कुछ चीजें जो है वो अलग सी है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, मम्मी पापा के कैरेक्टर्स हम में किस तरह से आए, कैसे आए, ठीक है। तो जो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स हम में जो आए हैं उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है बच्चा लोग। चलिए देखिए, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसको भाई समझा देता हूं। तो ये एक फैमिली है, बड़ी खुशी वाली, मतलब एक प्यारी सी फैमिली है, ठीक है। तो ये है अभी ये करंट जनरेशन समझ लो, ठीक है। ये है करंट जनरेशन, ये इसके पहले की जनरेशन ये दोनों, ठीक है, और इसके पहले की जनरेशन ये दोनों। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पर चीज क्या दिखेगी, देखो। अब जैसे ये दादाजी है, अब ये इस बच्चे के क्या हो गए दादाजी, तो इसके क्या हो गए पिताजी। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखते हो तो ये इनका बेटा है। अगर आप बेटे के देखते हो तो यहां पर ये देखो इनकी जो हेयर की पैटर्न है सेम इनके बच्चे में आ गई है। सही बात है भाई। ये मम्मी की स्माइल देखो, सॉरी मम्मी का नाक देखो, इसकी मम्मी का सेम आ गया। अब ये हो गई एक जनरेशन, आपको कुछ तो भी कैरेक्टर सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन आप अगर ध्यान से देखते हो तो कि मम्मी और पापा जैसे एग्जैक्टली ये बंदा
नहीं है, कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंसेस है। चलो भाई, ये होगी एक जनरेशन। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जनरेशन की। कौन सी? देखो, अब ये देखो, ये और ये पति पत्नी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मम्मी के कलर मतलब हेयर्स का कलर है वो इसके बेटी को भी आ गया, बराबर है, बराबर, सही बात है। अब इसका अगर आप नाक देखते हो तो बेटी का और इसका नाक सेम है, और पापा और इसके बेटे का नाक क्या है भाई? सेम है। देख रहे हो? तो क्या हो रहा है, इस जनरेशन से कैरेक्टर इस जनरेशन में आए और इस जनरेशन से कैरेक्टर इस जनरेशन में आए, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ, इनके पास कैरेक्टर्स है, इनका हेयर कलर है, इनके नाक का शेप है, आईज का कलर है, आईज का शेप है, आईब्रो का कलर है, बॉडी का स्किन है, स्किन कलर है, ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमंस में हमारे देखने वाले ये कैरेक्टर्स है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब ये समझ लो ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर इन केस में लगा लो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी, इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। अब सर, नाम चैप्टर का नाम तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, तो वेरिएशन क्या है भाई? तो वेरिएशन देख लो क्या है। जैसे मैंने अभी बोला था कि यहां पर हेयर का कलर देख लो और यहां पर हेयर का कलर देख लो, भाई सेम दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखते हो तो इस बंदे का, इसके तो ब्लैक हेयर है, इसके तो ब्लॉन्ड हेयर है, लेकिन आप अगर इस बच्चे का देखते हो ना, एकदम ब्लैक है ना एकदम व्हाइट है, तो इसका बीच में का कैरेक्टर है। तो ये जो बीच में का कैरेक्टर आ रहा है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तब कुछ ना कुछ तो भी वेरिएशन आते हैं। जैसे आप देख लो, आप कंप्लीटली अपने मम्मी पापा जैसे नहीं हो, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स मम्मी और पापा के जैसे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो आप में नए से डेवलप हुए, जो नए से कैरेक्टर डेवलप है, तो वो किसका कारण है? उसका कारण है वेरिएशन, उसका कारण है वेरिएशन, ठीक है। समझ रहे हो? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपको हेरिडिटी समझ गया होगा। क्या बोला है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन मतलब पेरेंट, तो ये पी जनरेशन। अब इससे जो कैरेक्टर है ये न्यू जनरेशन मतलब ये ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अब भाई, ये कैरेक्टर ट्रांसफर कौन कर रहा है? इस जनरेशन से कैरेक्टर उठाकर इस जनरेशन में, वो कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर ये कैरेक्टर्स बैठ के एक जगह से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहे हैं? वो जो गाड़ी है, वो जो मटेरियल है, जो ये कैरेक्टर्स एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जा रहा है, बराबर है। एका जनरेशन मधून कैरेक्टर उचलून नेक्स्ट जनरेशन मध्ये घेऊन जातो, तो जो मटेरियल आहे त्याला म्हणतात जीन्स। वो जो मटेरियल है, जो कैरेक्टर्स लेके जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम कहते हैं भाई जीन्स। जीन्स क्या करता है? यहां से कैरेक्टर उठाएगा और सीधा वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। अब ये पास कैसे करेगा वो देखते हैं, ठीक है। चलो, द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर वाया जीन। किसके थ्रू हो रहा है कैरेक्टर ट्रांसफर? जीन्स के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर। अब जीन्स क्या होते हैं पता है? चलिए आगे इसको तो हम और डिटेल में पढ़ने वाले, बस आप अभी ध्यान में रखो, क्योंकि हम डीएनए देखने वाले हैं, आरएनए देखने वाले हैं, वो कैसे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी आप ध्यान दो, इधर क्या हो रहा है कि एक जनरेशन से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है वाया जीन। दिस इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी, दिस इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी, ठीक है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द transfer of characters, which deals with the transfer of characteristics of organism from one generation to the next through the genes in a particular is called as a genetic। जेनेटिक क्या है भाई? जेनेटिक क्या है? एक बायोलॉजी जो है हमारा मेन सब्जेक्ट, उसकी क्या है? ब्रांच है, जो कि क्या करती है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स उनका स्टडी करती है। जो कैरेक्टर्स जीन के थ्रू ट्रांसफर हुए उनके बारे में क्या करती है भाई? वो जो ये ब्रांच है वो उसके बारे में स्टडी करती है। मेन क्या था? हमारा हेरिडिटी था, जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा था, बराबर है। तो हमने इसको देख लिया, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा भी है। हेरिडिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कि एक जनरेशन से कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं।
किसके थ्रू? जीन के थ्रू। इसको हम कहेंगे भाई हेरिडिटी, इसको हम कहेंगे भाई हेरिडिटी। ठीक है, आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बस, चलो चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो सबसे पहले ये इनहेरिटेंस क्या होता है वो चीज हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो भाई। इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब पेरेंट के जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ऑफस्प्रिंग तक। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स की ये जनरेशन है, इससे कैरेक्टर्स हमारे ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब आप बोलोगे सर ये हेरिडिटी की डेफिनेशन और ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन तो सेम लग रही है। तो भाई यहां पर चीज एक देख लो कि यहां पर एक वर्ड है दी प्रोसेस। दी प्रोसेस, भाई इसको ध्यान से देख लो। मैंने क्या बोला था, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन ये जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं भाई इनहेरिटेंस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हेरिडिटी मतलब क्या है? हेरिडिटी मतलब क्या हो रहा है कि ये एक टर्म है कि भाई हेरिडिटी मतलब क्या, कि एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेंस क्या है, ये प्रोसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपको आपके मामा के गांव जाना है। अब मामा का गांव किधर है भाई? इधर है। आपका गांव इधर है, लेकिन मामा का गांव इधर है। लेकिन हम अगर आप ध्यान से देखते हो कि मामू के गांव के जाने के लिए आपके पास कितने हैं भाई? 3 रास्ते। लेकिन समझ लो इन 3 रास्तों में भी आपके पास, आपने ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला रास्ता चुन लिया। अब आपको आपके घर से होके मामा के घर पे जाना है, तो ये क्या होगा, आपको इस घर से उठकर इस घर पे जाना है, तो ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या होगा, हेरिडिटी का होगा कॉन्सेप्ट। समझ लो ये क्या होगा, हेरिडिटी होगा। ठीक है, आपने सोच तो लिया, आपने ये भी बोल लिया कि हाँ इससे जाना है। लेकिन आप अभी मामा के घर पे जाते कैसे हो? वाया बस जाते हो, वाया बाइक जाते हो, क्या फिर चलते हुए जाते हो, या फिर रेंगते हुए जाते हो? ये जो प्रोसेस है कि आप किस तरह से जाओगे, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सेम कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जीन्स का जो खेला खेली यहां पर हो रही है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो भाई, उसके बाद हमने क्या देखना है कि इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या है? अब ये ट्रेड्स क्या है? इट इज अ वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सर हेयर है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सर आईज है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सर नाक है, कैरेक्टरिस्टिक तो सर स्किन है, स्किन का कलर है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको क्या दिखेगा कि हेयर का जो कलर है वो किसी का एकदम फेंट है, मतलब ये व्हाइटिश कलर में आता है। जैसे मेरा तो थोड़ा सा ब्लैक से भी थोड़ा क्या बोलते हैं, ग्रे कलर टाइप आता है, किसी का ब्लैक होता है। अगर आप मतलब हेयर का पैटर्न देखते हो तो किसी को यहां पर, जैसे मेरा ये प्लेन है यहां पर हेयर का पैटर्न, लेकिन किसी किसी का यहां पर ऐसे कुछ तो भी वी शेप में यहां पर बनता है। स्किन देख लो, स्किन में कितने सारे कलर के वेरिएशन आते हैं, कितने सारे कलर के वेरिएशन आते हैं भाई। यहां पर देख लो, हेयर का कलर देख लो, कितने टाइप्स के हेयर के कलर्स आते हैं, बराबर है। लेकिन है क्या, हेयर का कलर, लेकिन उसमें जो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे ट्रेड्स। वैसे हमें पता है कि हाइट है। अब हाइट में कुछ ज्यादा लंबा होता है, कुछ ज्यादा छोटा होता है, कुछ ये होता है, कुछ वो होता है। तो इनको ये भी क्या हो जाएंगे, ये क्या जो वेरिएशन दिख रहे हैं आपको कैरेक्टर में, ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रेड्स हो जाएंगे। वैसे ही प्लांट की अगर हाइट पकड़ते हो तो प्लांट की हाइट भी आपको क्या दिखेगी भाई, प्लांट की हाइट भी देखो अलग अलग हाइट्स के होते हैं, तो वो भी क्या हो गए, ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स मतलब ये क्या होगा, एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर्स में भी क्या हमें मिल रहा है, कैरेक्टर्स में भी क्या मिल रहा है, हमें वेरिएशन वहां पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है भाई, यहां पर आपको अटैचमेंट ऑफ द ईयर लोब। तो देखो ईयर लोब तो है, ईयर तो है, लेकिन किसका ये लोब फ्री है या फिर अटैच है, ये भी अलग से है। ये जो हेयर लाइन देखो यहां पर, आपको इसको कहते हैं विडो पिक। अगर इस तरह से आपको कुछ होगा ऐसे, तो ये होगा विडो पिक। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल हेयर लाइन। यहां पर देखो द नोज,
ठीक है, किसी का ब्रॉड होता है तो किसी का लंबा होता है, ठीक है, ऐसे पॉइंटेड होता है, ठीक है, फेशियल फीचर से अलग अलग। तो ये क्या है, पूरे के पूरे ट्रेट्स है, ठीक है। चलो भाई, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन, किसके वजह से होते कैरेक्टर्स कंट्रोल, जीन की वजह से। तो भाई ये जीन आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो भाई प्रोटीन को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कामों में जो है प्रोटीन्स का यूज होता है, मैक्सिमम लेवल पर यूज होता है प्रोटीन का। अब जब हर एक चीज में प्रोटीन का यूज हो रहा है तो प्रोटीन को क्या कहा जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जैसे ईट होती है, ईट पता है, विटा असतात, विटा काय करतो, एकावर एक वीट ठेवून 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 आपण काय करतो, पूर्णच्या पूर्ण एक बिल्डिंग आपण उभारतो। उसी तरह ये जो प्रोटीन है वो भी अलग 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 चीजों में अलग अलग तरह से काम आते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, वो होती है हमारे किसके पास, वो होती है हमारे डीएनए के पास, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। कहां किस में होती है भाई, डीएनए में होती है। तो क्या होगा, समझ रहे हो। तो ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है जीन का, जो अभी ये समझ लो कि हमारा जो प्रोटीन है इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन, तो उसकी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में होती है। अब सर ये जीन कहां पर होता है, तो वो भी चीज मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। जीन्स इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन द इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि ये डीएनए है, ठीक है, आपको पता ही है कि डीएनए है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा डीएनए हमारे काम का नहीं है। अगर ये पर्टिकुलर हमें कोई प्रोटीन बनाना है तो उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बस इस इतने सेगमेंट में होगी डीएनए के, ठीक है। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा डीएनए भाई लंबा चौड़ा डीएनए होता है, 2.2 मीटर होता है, अबाउट 2.2 मीटर, इतने लंबे चौड़े डीएनए जो है, लेकिन उसका सारा का सारा डीएनए काम का नहीं होता। उसमें से भी एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, एंजाइम बनाने की। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसको हम कहते हैं जीन। उसको हम क्या कहते हैं भाई, जीन। तो चलिए मैं आगे बताता हूं आपको क्या क्या होता है। तो इसमें देख लीजिए सारे के सारे आपको ट्रेड्स अलग अलग से दिख रहे, ठीक है। तो देखो इसके बाद आता है क्रोमोसोम, इसके बाद आता है क्रोमोसोम। तो इसी में आपको मैं जीन भी समझा दूंगा, ठीक है। The structure in the nucleus of the cell that carries the hereditary characteristic is called as a chromosome। तो भाई आपको पता है कि हमारा जो सेल होता है, ये अगर सेल है तो सेल में ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए, जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। तो ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है भाई, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, बराबर है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर है ऑफ द सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। अब हेरिडिटी किसके वजह से हो रही है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स। तो इसमें क्या है भाई, पूरे के पूरे जीन्स ही होते हैं, समझ रहे हो। तो क्रोमोसोम क्या है, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। एक सेल के अंदर अराउंड 2.2 मीटर, मतलब आपके हाइट से भी ऊंचा जो है भाई, मीटर इतना लंबा होता, मीटर नहीं, इतना मीटर डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई सेल को हम अपने खुले आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। एक सेल को हम अपने खुले आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है, पता है। अब इतने छोटे से सेल में इतना लंबा चौड़ा 2.2 मीटर, मतलब आपके हाइट से भी ज्यादा। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको फीट में कितना होता है, 2.2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच फीट, बराबर। उसको अभी ये कर लो फुट में, ठीक है। अब देख लो भाई, अब इतना लंबा सा डीएनए होता है 2.2 मीटर का, उसको इतने से माइन्यूट से हमारे सेल में अगर फिट करना है तो कैसे फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे। देख लो भाई, ये हमारा डीएनए है,
ये हमारा डीएनए है। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। वो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। वो अगले वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है, पूरा डीएनए। तो ये देखो, ये डीएनए होता है। अब मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। अब ये जो डीएनए है लंबा सा, सुताचा बिंडल बघितलाय तुम्ही? गुंडाळा तो असतो, आपण काय असतो, एक असा एक मधामध्ये काहीतरी रॉड असतो, ठीक आहे, कागदाचा बनलेला, आणि त्यावर आपण काय करतो, सूत पूर्ण जो आहे आपण त्याला काय करतो, आपण लपेटतो। इतना लंबा चौड़ा जो धागा है, हमने एक जगह पर ही उसको लपेट कर क्या कर दिया था, एक इतने से छोटे से एरिया में क्या कर दिया, उसको फिट कर दिया। उसी तरह जो डीएनए भी होता है, इतना लंबा चौड़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको जो है एक प्रोटीन के ऊपर उसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। उसको क्या किया जाता है, एक प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन ऐसे गोल गोल होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, इसको जो है डीएनए को ऐसे लपेटा जाएगा। इतना सा डीएनए यहां पर लपेट दिया, दूसरा प्रोटीन होगा उसको भी यहां पर लपेट दिया। तो देखो यहां पर एक प्रोटीन है, उसको यहां थोड़ा सा डीएनए यहां पर लपेट दिया, फिर दूसरा प्रोटीन उसको यहां पर लपेट दिया, फिर इस जो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है उसको फिर से क्या कर दिया जाता है, उसको फिर से कॉम्पैक्ट कर दिया। ऐसे कॉम्पैक्ट करते 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 जो है हमारा इतुसा हमारा क्रोमोसोम तैयार हो जाता है। इतुसा हमारा क्रोमोसोम तैयार हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था भाई कि जीन क्या है, इतुसा एक फ्रैगमेंट है। तो समझ लो अभी के मुझे क्या करना है भाई, मेरा हेयर्स का कलर बनाने वाला एक प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन कहां पर है, ये पूरे डीएनए में नहीं है, ये इत्तू से एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है हमारा, वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो इत्तू सा जो पर्टिकुलर जो रीजन है डीएनए पर, उसको ही हम कहते हैं जीन। तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो क्या होगा, जीन, डीएनए, फिर उसके बाद क्या बन रहा है भाई, हमारा क्रोमोसोम बन रहा है। जीन, डीएनए, और उसके बाद क्या बन रहा है हमारा भाई, कॉम्पैक्ट होकर वो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ऐसा फैला हुआ जो हमारा डीएनए, उसको कॉम्पैक्ट कर 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 करके क्या कर रहे हैं हम, उसको हम क्रोमोसोम में ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल, ठीक है। द लॉन्ग डीएनए इज रैप्ड अराउंड द प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन भाई, हिस्टोन। आगे जाके आपको इसको पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, उसको लपेटा जाता है। जसं तो सुताचा जो बिंडोडा असतो त्यामध्ये काय केलं असतो आपण, एक रॉड असतो मधामध्ये कागदाचा, एक खरड्याचा बनलेला असतो, ठीक आहे, आणि त्यावर आपण काय करतो, सूत जो असतो आपण त्याला गोल 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 आपण काय करतो, त्याला रॅप करत जातो, रॅप करतो। सेम जो मधामधला जो सुताचा बिंडोडा दिसतो, सुताचा तुम्हाला जो काय पडतो बिंडोड्यामध्ये जो त्याला बिंडोडाच म्हणतात ना, आय थिंक, हो बरोबर आहे। तर तो मधामध्ये तुम्हाला खरड्याचा जो दिसतो एक कागदाचा बनलेला, त्यालाच काय म्हणतात, प्रोटीन। आणि त्याच्यावर जो आपण धागा, आपण सूत जो आपण हे करतो त्याला रॅप करतो, त्याला काय म्हणायचं, डीएनए, ठीक। चलो भाई, तो क्या होता है, द लॉन्ग डीएनए इज रैप्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। तो डीएनए से क्या बना भाई, हमारा क्रोमोसोम बना। देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन रीजन ऑन इट्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और अ सेंट्रोमियर। तो देखो भाई, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में ऐसा एक छोटा सा ग्रू हो जाता है। समझ लो क्या हो जाता है, ग्रू हो जाता है। तो समझ लो ये क्या है, अगर, अरे यार मैं कैसे बताऊं, हाँ चलो समझ लो कि ये क्रोमोसोम तैयार हुआ। क्रोमोसोम में ये बीच में जो आपको ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, मराठी त्याला काय म्हणतात, खाच दिसतं याच्यामध्ये तुम्हाला, ठीक आहे, यालाच म्हणायचं सेंट्रोमियर। यालाच काय म्हणायचं, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों बाजूना ऐसा काय झालं, त्यामध्ये मधामध्ये येऊन देखो ऐसे बीच में ये जो यहां पर एक्स फैक्टर जो यहां पर बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। यहां पर भी देख लो, इसको हम क्या कहेंगे भाई, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, ठीक है। द शॉर्टेस्ट आर्म इज कॉल्ड एज अ पी आर्म। तो देखो अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में बना, यहां पर देखो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब क्या हो रहा है भाई कि ये यहां पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना, लेकिन आपको यहां पर दिख रहा हो कि ये आर्म जो है, ये जो आर्म है, ये काफी लंबा है एज कंपेयर टू दिस। तो जो शॉर्टेस्ट आर्म होता है उसको हम नाम देते हैं पी आर्म, और जो लॉन्गेस्ट आर्म होता है उसको हम नाम देते हैं क्यू आर्म, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट आर्म है उसको हम बोलेंगे क्यू आर्म, और जो शॉर्टेस्ट आर्म है उसको हम बोलेंगे पी आर्म, ठीक है। चलो देखो यहां पर चीज क्या यहां पर मेन क्या हमें याद रखना है कि जो जहां पर ऐसे एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। और जब ये सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है,
तो यही से टूट कर क्या होता है, वो क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रोमियर। जो शॉर्टेस्ट आर्म है उसको क्या कहेंगे भाई हम, पी आर्म। और जो लॉन्गेस्ट आर्म है उसको हम क्या कहेंगे भाई, क्यू आर्म। समझ लो कि ये जो मेरा है ये है सेंट्रोमियर, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट आर्म, और ये क्या है भाई, लॉन्गेस्ट आर्म। तो ये शॉर्टेस्ट आर्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पी आर्म, और जो लॉन्गेस्ट आर्म है इसको हम क्या कहेंगे भाई, क्यू आर्म कहेंगे। इतनी बात सबको सही है। बस यही आपको क्रोमोसोम में अभी तक दिया गया है। क्रोमोसोम बना कैसे, डीएनए से। डीएनए क्या हुआ, एक प्रोटीन के ऊपर क्या होता गया भाई, लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, फिर वो प्रोटीन भी क्या होता गया धीरे, मतलब यहां पर एक प्रोटीन पे लपेटा गया, यहां पर एक प्रोटीन पे लपेटा गया, इसको फिर से नजदीक में ला दिया, तो इतना लंबा चौड़ा जो डीएनए था वो क्या हो गया भाई, एक जगह पर फिट हो गया। ठीक है, और क्या बना भाई, हमारा ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन गया है। ठीक है, अब भाई क्रोमोसोम के जो है अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं। किसके बेसिस पर आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। हमने जो ये अभी अभी सेंट्रोमियर जो देखा था, तो इसकी पोजीशन कहां पर है, क्या ये सेंट्रोमियर इधर प्रेजेंट है, क्या सेंट्रोमियर ये इधर प्रेजेंट है, क्या सेंट्रोमियर सेंटर में है, इसके बेसिस पर क्या होता है भाई, इनको जो है डिवाइड किया गया है, इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो ये जो टाइप्स है ये पढ़ने से पहले हम एक मैंने एडिशनल चीज आपको बताना चाहता हूं, वो है ये ह्यूमन कैरियोटाइप। जो आपके अंदर 46 जो क्रोमोसोम्स है, जो 23 पेयर आपके अंदर है, मेरे भी अंदर है, सारे सारे ह्यूमन के अंदर है, तो वो क्रोमोसोम इस तरह से दिखते हैं। देखो आपके ही क्रोमोसोम है भाई, देख लो इस तरह से क्रोमोसोम दिखते हैं। 1 2 3 4 5 से लेते हुए हमारे 22 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो एक बार क्या होता है कैरियोटाइप, मतलब इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो इनको एक प्रॉपर इसमें क्या किया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, इसको अरेंज किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं कैरियोटाइप। तो ये है ह्यूमन का कैरियोटाइप, ह्यूमन के क्रोमोसोम पूरे के पूरे यहां पर अरेंज किए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, जो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो कैसे किस बेसिस पर हुए, वो हुए सेंट्रोमियर जो है हमारा, यहां पर जो सेंट्रोमियर है इसके पोजीशन के बेसिस पर इनको क्या किया गया है, डिवाइड। तो वेरी फर्स्ट टाइप इज दैट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। खास तो सर्वात फर्स्ट टाइप आहे तो म्हणजे मेटासेंट्रिक। आता मेटासेंट्रिक म्हणजे काय होतं तुम्ही बघा, द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट इन द क्रोमोसोम। तो भाई अगर मैंने समझ लो कि यहां पर ऐसे मैंने यहां पर क्या किया भाई, ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया, तो अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर में है, और जो मैंने पी आर्म बोला और क्यू आर्म बोला था, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आर्म, वो ऐसा कुछ नहीं है, पी आर्म भी सेम है और क्यू आर्म भी सेम लेंथ पर है। तो मतलब क्या हो गया, सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, तो इसको हम कहेंगे, उस टाइप के क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसको क्या कहेंगे भाई, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट। तो समझ लो भाई, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर में है। ठीक है, अगर ये हमारा क्रोमोसोम, ये ऐसे एक क्रोमोसोम है, यहां पर क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, यहां पर हमारा सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो यहां पर अगर सेंट्रोमियर है, तो अगर मैं इसको ऐसे खींच देता हूं, अगर मैं इसको खींच देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर समझ लो ये इस तरह से क्या है भाई, हमारा क्रोमोसोम है, यहां पर बिल्कुल सेंटर में क्या है अपना सेंट्रोमियर। अगर मैं इसको खींच देता हूं तो किस तरह से होगा, वी शेप टाइप, ये इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वी शेप टाइप, दोनों भी आर्म, ठीक है, इक्वल लेंथ पर है, ठीक है, सेंट्रोमियर से, तो भाई क्या हो जाएगा, ये वी शेप का क्या करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर वी, वी के जैसे क्या करेगा, ये शेप फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे हम देखने को कब मिलेगा, जब सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हम ये क्रोमोसोम आराम से देख सकते हैं, उनके शेप। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो हम नहीं देख पाएंगे उसको। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्या हो रहा है, मेटासेंट्रिक मतलब क्या, अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और हमारा ये क्रोमोसोम दिखेगा कैसे, वी शेप दिखेगा, इस तरह से वो दिखेगा। ठीक है, बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो पी और क्यू आर्म था वो क्या हो गए, इक्वल इन, क्योंकि ये सेंट्रोमियर क्या है, एकदम बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, एक रस्सी है,
उसको बीच में बिल्कुल प्रेजेंट हो, तो ये पी आर्म हो जाए या क्यू आर्म हो जाए, वो क्या हो गए, सेम इक्वल लेंथ में हो गए, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर 1, 3, 16, 19 अँड 20 आर मेटासेंट्रिक. तर बघा इथे क्रोमोजोम नंबर 1, 3, 16, 19, 20. क्रोमोजोम नंबर 1, 3, 16 कहां पर है, 16, 19 और 20. देखो भाई इनका अगर आप देखते हो, देखो क्रोमोजोम है बिल्कुल सेंटर में क्या है भाई, इनके सेंट्रोमियर है 1, 3. इसका भी देख लो, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इनका जो सेंट्रोमियर है एकदम बीच में प्रेजेंट है, तो ये पी आर्म क्यू आर्म ये क्या हो जाएगा, इक्वल इन लेंथ हो जाएगा. तो कौन से है, 1, 3, 11, 16 और 19 और 20. ये क्या है भाई, ये है सारे के सारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. क्या है, सारे के सारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. देखो 1, 3, 16, 19 और 20 दीज आर द मेटासेंट्रिक, मतलब बीच में, जिनका जो सेंट्रोमियर है एकदम बीच में प्रेजेंट हो, तो इसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक. उसके बाद सेकंड टाइप आता है, वो होता है सब मेटासेंट्रिक. अब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है भाई, एकदम सेंटर में. तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा सेंटर से, तो उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक. उसको हम क्या कहेंगे भाई, सब मेटासेंट्रिक. तो देखो ये क्या है, ये एक हमारा क्रोमोसोम. अब ये क्या था भाई, मेटासेंट्रिक एकदम सेंटर में इसका क्या है भाई, हमारा सेंट्रोमियर. लेकिन सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या हो जाएगा कि इस तरह से, कि इसका जो थोड़ा सा जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक. द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट. ये है मिड पॉइंट, तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर मतलब नियर द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम. बराबर है. जो सब मेटासेंट्रिक होता है तो जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ होता है सेंटर से, तो उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक. अब ये क्रोमोसोम दिखता किस तरह से है, वो दिखता है एल शेप. देखो यहां पर अगर सेंटर में, तो यहां थोड़ा सा सेंटर से क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये दिखता कैसे, एल शेप जैसे दिखता है. ठीक है, एक आर्म छोटा होगा और एक का आर्म क्या होगा, बड़ा हो जाएगा. तो अल्फाबेट जो है इंग्लिश लेटर एल, उसके तरह ही दिखता है. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 एंड एक्स क्रोमोसोम आर सब मेटासेंट्रिक. देखो भाई इनमें से जो है अभी देख लो कि कौन कैसे सब मेटासेंट्रिक होता है. फॉर एग्जाम्पल कौन सा है हमारा 2, 4, क्या है भाई 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6. तो देखो भाई 2, 4, 5, 6 आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये यहां पर तो सेंटर है, लेकिन ये सेंटर से ऊपर थोड़ा सा इसका सेंट्रोमियर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. यहां पर देख लो, यहां पर इसका सेंटर आ गया, लेकिन थोड़ा सा सेंटर से ऊपर ये क्या हो गया, उनका जो सेंट्रोमियर है वो शिफ्ट हो गया. वैसे ही 5, 6 आगे के जो भी कुछ भी है, एक्स में भी क्या दिखता है, ये देखो एक्स क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है इसका सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया. तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे सब मेटासेंट्रिक में. और ये इंग्लिश लेटर एल की जैसा क्या होता है भाई, इनका शेप फॉर्म होता है. ठीक है, उसके जैसे वो दिखते हैं, सब मेटासेंट्रिक. त्यानंतर येतो थर्ड म्हणजे ऍक्रोसेंट्रिक. आता ऍक्रोसेंट्रिक काय असतो, द सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम. तर आपण बघितलं होतं की सर्वात आधी मेटासेंट्रिक, त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं, सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर चला गया था इसका सेंट्रोमियर. और अब जो ये एक्रोसेंट्रिक है इसमें क्या होता है भाई, कि इसमें जो है नियर वन एंड पर ही हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट एंड पर ही क्या होता है, उसका सेंट्रोमियर होता है ऑलमोस्ट. फॉर एग्जांपल 13 को देख लेते हैं, 13 क्रोमोसोम. देखो भाई 13 पे, ये देखो 13 में बस छोटा सा इधर ऊपर आर्म बचा है. यहां पर देखो 14 में भी देखो छोटा सा ऊपर आर्म बचा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्रोसेंट्रिक, मतलब नियरली एंड पर ही जाकर वो क्या है, हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है. ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, एकदम एंड पर ही जाकर क्या है भाई हमारा प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक. इट लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर जे. देखो जे की तरह दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है. लेकिन आप सेंट्रोमियर देखो तो ऑलमोस्ट इस एंड पर आकर ही क्या है भाई, खड़ा है, तो इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. वन आर्म इज मच स्मॉलर देन द अदर. देखो ये जो आर्म है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है. ठीक है, ये हो गया. और देखो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम आर एक्रोसेंट्रिक. वाई क्रोमोसोम को देख लो भाई, यहां पर
ये देख लो वाई क्रोमोसोम, इसका भी देख लो। आपको ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये जो है बिल्कुल एक छोटे से, अगर मैं ये क्रोमोसोम पकड़ता हूं तो मेटासेंट्रिक मतलब क्या है, एकदम बीच में आ गया। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या, कि छोटा थोड़ा सा सेंटर छोड़ के जो है सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ है। अब एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या, यहां पर एंड है लेकिन एंड पर नहीं है, एंड के थोड़े से नीचे पर क्या है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और उसके बाद जो आता है लास्ट होता है वो है टीलोसेंट्रिक। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होता है देखोगे भैया, तो ये हमारा है सेंट्रोमियर और यहां पर है एक ही आर्म, दूसरा आर्म प्रेजेंट नहीं है। तो क्या आपको ये इंग्लिश लेटर आई की तरह दिख रहा है, आई की तरह दिख रहा है, देखो द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और इसके पूरे के पूरे एंड पर है हमारा सेंट्रोमियर। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेरे भाई टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, इट लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर आई। ठीक है, दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ओनली वन आर्म, वन आर्म, देखो एक ही आर्म प्रेजेंट होता है भाई, कितना, एक ही आर्म होता है। बाकी की इसमें हमने क्या देखा, कहीं शॉर्ट है लेकिन है दूसरा आर्म, लेकिन टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, एक भी आर्म वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ नो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इन द ह्यूमन। हमने अभी जो ये कैरियोटाइप पूरा का पूरा जो देखा है, यहां पर आपको दिख रहा है, तो इसमें एक भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है। मेटासेंट्रिक है, सबसे ज्यादा सब मेटासेंट्रिक है, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक है, और तीसरा जो टीलोसेंट्रिक वो ह्यूमन में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप माउस देखते हो, रैट देखते हो, उसके क्रोमोसोम के अंदर आपको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम दिखता है। चलो भाई देख लिए ये कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और उसके बाद ये है टीलोसेंट्रिक। ये चार टाइप जो है क्रोमोसोम्स के आते हैं। ठीक है, और किसके बेसिस पर पढ़े हैं चार टाइप्स, ये जो सेंट्रोमियर है उसके पोजीशन के बेसिस पर ये चार टाइप्स आपको देखने को मिले। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक दिया है होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। In human, there are 46 chromosome present in the pair in somatic cell। तो भाई ये सबसे पहले जान लो कि ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। तो बॉडी में जो है दो टाइप्स के सेल होते हैं, दो टाइप्स के सेल होते हैं। हमारी जो बॉडी है दो टाइप के सेल से बनी है, एक होते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। अब ये जर्म सेल्स क्या होते हैं, देखो जो स्पर्म और एग बनता है, जो स्पर्म और एग बनता है, जिस सेल से बनता है उसको कहते हैं हम जर्म सेल। और स्पर्म और एग बनाने वाले सेल के अलावा जो हमारे बॉडी में सेल्स है, लाइक स्किन के सेल हो, हेयर के सेल हो, आंख के हो, बाल के हो, नाक के हो, किसी के भी सेल्स हो, जो बॉडी फॉर्मिंग सेल्स है उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक सेल हो गया, सॉरी एक क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। अब पेयर क्या होता है भाई, जैसे बूट आपका पकड़ लो, आपका जूता जो है, एक जूता दूसरा जूता। अब हम इसको साथ में अगर देखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर में। तो वैसे ही 46 क्रोमोसोम हमारे सोमैटिक सेल में होते हैं जो कि पेयर में। अब पेयर मतलब क्या हो गया, ये तो क्रोमोसोम हो गए, अब पेयर मतलब क्या, जैसा ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये क्या हो गया, इनका एक पेयरिंग हो गया। तो वैसे पेयर में क्या होता है, सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है। पेयर कितने हो गए भाई, 23। सही बात है या नहीं, मुझे बात बताओ, सही बात है या नहीं, 23 पेयर्स हो गए ना। 23 इंटू 2 करते तो वो क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो गए। सही बात है, चलो सही बात है इतनी बात, चलो बहुत बढ़िया। इफ द पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉल्ड एज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, अगर पेयर में प्रेजेंट है, इतनी बात तो सही है, पेयर में प्रेजेंट है। अगर हमारे बॉडी में, हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है तो हम इसको पेयर में कैसे करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। 46 जूते आपके घर में पड़े, 46 जूते हैं, मैंने बोला कि इनको पेयर में करो, तो पेयर में क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, एक जूता दूसरा उसके साथ सीम देखने वाला जूता,
तो ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोला गया है, इफ द पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर ये पेयर है, ठीक है, अब इनका शेप देखो और इनके ऊपर जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देखो, यहां पर जो समझ लो कि ये जीन्स है, सेम जीन्स आपको दिख रहे पिंक 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 कलर के, ठीक है। अगर ऐसा क्रोमोसोम है जिसका शेप भी सेम है, उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो भी एक प्रॉपर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर समझ लो पेयर में तो प्रेजेंट है, पेयर में तो प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब क्या, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर कॉल्ड एज अ हेटेरोलॉगस पेयर, ठीक है। अब पेयर में तो है, लेकिन पेयर में तो है लेकिन इनके ऊपर देखो आप शेप सेम दिख रहा है, लेकिन यहां पर जीन्स की पोजीशन देख लो, यहां पर पिंक कलर का जीन है तो यहां पर क्या होगा, येलो कलर का जीन आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोलॉगस किंवा या फिर हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम हम कहेंगे। ये क्या है होमोलॉगस, तो ये क्या है भाई, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम इनको कहा जाता है। समझ रहे हो, क्या होना चाहिए कि इनका शेप भी सेम होना चाहिए और उनके ऊपर समझ लो इस क्रोमोसोम के इस आर्म पर अगर नाक का क्रोमोसोम, नाक का जीन है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी इसी आर्म पर नाक का ही जीन होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे होमोलॉगस। अगर समझ लो यहां पर नाक का जीन है लेकिन यहां पर कान का जीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं भाई, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ह्यूमन के अंदर जो है वो 23 पेयर्स होते हैं सेल में, ठीक है। इस 23 पेयर में से जो है 22 जो पेयर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोजोम, ठीक है, ऑटोजोम, ठीक है। और जो वो एक पेयर जो प्रेजेंट है, वन पेयर, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर इसको एलोजोम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एलोजोम भी कहा जाता है। तो देखो भाई 23 पेयर जो है, ये 23 पेयर है, 1 से लेकर 22 तक इसको हम कहते हैं ऑटोजोम, जो कि बॉडी का जो है कैरेक्टर डिसाइड करेंगे कि नाक कैसे होगा, आंख कैसे होगा, कान कैसे होगा, हेयर्स का कलर कैसे होगा, हेयर का पैटर्न कैसे होगा। लेकिन आप गर्ल हो या बॉय हो, ये जो लास्ट 23 पेयर जो है यहां पर प्रेजेंट, ये डिसाइड करते कि आप गर्ल हो या बॉय हो। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको कहा जाता है, लास्ट पेयर जो है 23 पेयर, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 क्या है भाई हमारे बॉडी में, ऑटोजोम पेयर है, और एक लास्ट जो पेयर है उसको क्या कहते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम के बारे में, बहुत सिंपल से। इसके बारे में जो जो आगे आने वाला जो डीएनए है, आरएनए, उसको हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपके टेबल में आपको दिया है क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म हैज बीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो भाई जैसे क्रैब है, तो क्रैब में जो सेल्स हो गए सोमैटिक सेल, उसमें कितने क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 200। मेज है, इसमें कितने हैं भाई, 20। फ्रॉग है तो कितना है, 26। राउंड वर्म 4 ही है, बस 4 क्रोमोसोम है, बस बात खत्म। पोटैटो में कितने हैं, 48, और ह्यूमन में कितने हैं, 46। अब ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल हो गए। अब मैं पेयर अगर पूछूं कि कितने पेयर देखते हैं, तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2, 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 बराबर है। 200 जूते हैं लेकिन जोड़ी कितनी है जूतों की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जूता और एक जूता साथ में लाना होगा, दूसरा जूता तीसरा जूता साथ में लाना होगा, तब हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कह सकते हैं पेयर। तो क्रैब में कितने पेयर है एक सेल में, 100। भाई मेज में कितने हैं, मेज में कितने हैं भाई, 10। इसमें कितने हैं, 13। इसमें कितने हैं भाई, 2। इसमें कितने हैं भाई, 48 का अगर मैं पकड़ू तो कितना होता है, 14। और इसमें कितना है भाई, सॉरी 14 नहीं होता भाई, ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, 24, बराबर है। अरे कितना है, 24। और ह्यूमन में कितना है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन 1 सेल। तो ये था भाई हमारा पूरा का पूरा हेरिडिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट।
क्रोमोसोम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब जो जीन है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, जो एक्चुअली प्रोटीन कैसे क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, भेटूयात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये, धन्यवाद।